हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है ऑब्जेक्टिव मित्रा के टॉप 25 क्वेश्चन के सीरीज में। दोस्तों, इस सीरीज के माध्यम से हम बात करते हैं साइंस के टॉप 25 क्वेश्चन का। और आज भी हम बात करने वाले हैं 25 सवाल जो कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है और आने वाले कई एग्जामों में दोस्तों पूछे जाने की संभावना है। तो दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो SSC हो, रेलवे हो या फिर और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो दोस्तों, जहाँ पे साइंस का प्रश्न पूछा जाता है, तो आपके लिए ये सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, इसमें आपको मिलने वाले हैं 25 प्रश्न और सभी के मिलने वाले हैं 4-4 ऑप्शन। और आपको दोस्तों किसी एक ऑप्शन के साथ जाना है जो आपको लग रहा होगा 100% सही है। तो दोस्तों, ये हमारा साइंस का सेट 4 होने वाला है और इससे पहले 3 वीडियो अपलोड कर दिया गया है साइंस से रिलेटेड, तो आप वहां भी जाकर के देख सकते हैं। चलिए फिलहाल आपको लेकर के चलते हैं साइंस के सेट 4 के साथ। और आपके बीच यहाँ पे दोस्तों पहला प्रश्न आ चुका है और इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राशि सदिश नहीं है। तो आप देखेंगे दोस्तों कि सदिश राशि क्या होता है, तो जिसमें परिणाम के साथ साथ उसका दिशा भी निर्धारित हो तो वो हमारा सदिश होता है। लेकिन इसमें बोला है सदिश नहीं है, मतलब दोस्तों अदिश होगा। मतलब जिसमें क्या होगा, परिणाम भी नहीं और दिशा भी नहीं, तो वो हमारा क्या होता है, अदिश होता है। देखते हैं ऑप्शन क्या है। पहला है विस्थापन, दूसरा है वेग और तीसरा है बल और चौथा है दोस्तों आयतन। तो यहाँ पे आप देखेंगे विस्थापन का भी क्या होता है, दिशा होता है, वेग का भी दिशा होता है, बल भी किस दिशा में लगाया जाता है, तो ये है दोस्तों इसका परिणाम भी है। लेकिन आयतन कहा जाए दोस्तों तो ये हमारा क्या है, इसका कोई दिशा नहीं होता है। तो आप इसका ऑप्शन नंबर डी के साथ चले जाएंगे तो यही इसका राइट आंसर होने वाला है। तो चलते हैं आपको लेकर के दूसरे प्रश्न के साथ। और दूसरा प्रश्न आपके बीच यहाँ पे आ चुका है और इसमें दोस्तों पूछा है कि इकोकार्डियोग्राम अधिक नजदीकी से किससे संबंधित है। मतलब साफ साफ कहें दोस्तों तो इकोकार्डियोग्राम किससे संबंधित है, ये चीज आपको बताना है। ऑप्शन आपके बीच है डॉपलर इफेक्ट से, दूसरा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से, तीसरा है जीमन इफेक्ट से और चौथा है चुंबकीय इफेक्ट से। यहाँ जो इसका सही उत्तर हो जाने वाला है वो आपके बीच हो जाने वाला है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। और यदि आप ऑप्शन नंबर ए के साथ गए होंगे तो बिल्कुल सही है। और इस प्रकार से आपको लेकर के चलते हैं तीसरे प्रश्न आपके बीच यहाँ पे आ चुका है। और ये क्वेश्चन आप देख पाएंगे दोस्तों, ये न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है और कई बार इस तरह के भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि 10 केजी का एक पिंड जमीन से 10 मीटर की ऊंचाई पर है, उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगा। स्थितिज ऊर्जा के बारे में पूछा है दोस्तों, जहां पे आपको जी का मान जो लेना है 9.8 मीटर पर सेंटीमीटर स्क्वायर लेना है। तो इसका जो आप सॉल्व करेंगे दोस्तों, उसके बाद जो आपका सही उत्तर होगा वो आपके बीच हो जाने वाला है ऑप्शन नंबर बी, जो है 980 जूल के बराबर होता है। तो इस प्रकार इसको आप सॉल्व कर लेंगे। अगला प्रश्न आपके बीच यहाँ पे है चौथा, और इसमें पूछ रहा है दोस्तों कि दृढ़ता गुणांक का मात्रक क्या है। ये दृढ़ता गुणांक जिसको दोस्तों कहते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, और इसका मात्रक क्या है ये आप बताइए। पहला ऑप्शन है न्यूटन मीटर, दूसरा है न्यूटन मीटर स्क्वायर, तीसरा है न्यूटन मीटर क्यू और चौथा है दोस्तों न्यूटन पर मीटर का पावर 4 है। तो यहाँ पे इसका जो सही उत्तर होने वाला है क्या होगा ये आप जल्दी से बता दीजिए। फिलहाल हम आपको बता देते हैं, यदि आप ऑप्शन नंबर बी के साथ गए होंगे मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो आप बिल्कुल सही हैं और यही होता है दृढ़ता गुणांक का मात्रक। तो चलते हैं दोस्तों पांचवें प्रश्न की ओर। और यहाँ पे आपका पांचवा प्रश्न आ चुका है। इसमें पूछा है कि प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। कौन बदलता है दोस्तों, क्या है, प्रकाश ऊर्जा है। और ये कहाँ बदल रहा है, तो विद्युत ऊर्जा में। तो आप जानते हैं प्रकाश ऊर्जा क्या होता है, सूर्य के प्रकाश को एब्जॉर्ब करता है और वो क्या करता है दोस्तों, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो ये क्या होता है, सौर सेल करता है, सोलर प्लेट करता है, जो आपको ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल जाता है। तो यही क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। तो चलते हैं आपको लेकर के छठे प्रश्न की ओर। यहाँ पे आप देख पाएंगे दोस्तों छठा प्रश्न आ चुका है और इसमें पूछा गया है कि सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने का उपकरण जो है उसे क्या कहते हैं। मतलब सूर्य का जो किरण है उसका तीव्रता मतलब गति कितना है दोस्तों, ये कैसे मापते हैं। जैसे आप जानते हैं कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आने में जो समय लगता है उसको मेजर किया जाता है। इसको हम कैसे करते हैं, ऑप्शन है आपके बीच एस्ट्रोमीटर, दूसरा है एक्टिनोमीटर और तीसरा है कैस्कोग्राफ और चौथा है बैरोमीटर। इसका जो सही उत्तर होगा क्या होने वाला है जल्दी से बता दीजिए। और दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाने वाला है छठा का, वो ऑप्शन नंबर बी, मतलब क्या है एक्टिनोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी से सूर्य की किरणों का तीव्रता को मापा जाता है। तो चलते हैं सातवें नंबर प्रश्न आपके बीच यहाँ पे आ चुका है और इसमें पूछा है दोस्तों, ये भी थोड़ा सा न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है और आप इसको भी सॉल्व कर पाएंगे। ये भी प्रश्न पूछा हुआ है एग्जाम में। तो क्या है दोस्तों, 10 वोल्ट के विभवातन वाले
इसका विभवांतर कितना दिया है, 10 वोल्ट दिया है। बोला कि दो बिंदुओं पर 4 C के आवेश का जो स्थानांतरित करने में कितना कार्य किया जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे 4 करंट है, इसको आवेशित कर रहे हैं, तो क्या होगा दोस्तों, कितना कार्य किया जाएगा ये बताइए। ऑप्शन नंबर ए में है 2.5 जूल, 2 में है दोस्तों 0.4 जूल और तीसरा में है 40 जूल और चौथा जो है उसमें है 4 जूल। यदि आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या होता है दोस्तों, दोनों ये गुना हो जाता है, 10 को 4 से गुना कर देंगे तो ये हमारा क्या होगा, 40 जूल हो जाएगा, जो आपको ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है और यही इसका राइट आंसर होने वाला है। तो चलते हैं, इस प्रकार से हमारा 7 प्रश्न सही हो चुका है। 8वां प्रश्न आपके बीच है दोस्तों, इसमें पूछ रहा है कि खाली जगह है के परिवर्तन से वायु में ध्वनि की गति में परिवर्तन नहीं होता है। मतलब दोस्तों किसको हम परिवर्तित कर दें तो उससे हमारा वायु में जो ध्वनि की गति है वो परिवर्तित नहीं होगा। ऑप्शन आपके साथ यहाँ पे है कि वायु के तापक्रम में परिवर्तन करेंगे तो ध्वनि की गति में नहीं परिवर्तन होगा। दूसरा है वायु की उपस्थिति आर्द्रता में परिवर्तन करके, या फिर तीसरा है दोस्तों वायु दाब में परिवर्तन करके। चौथा जो ऑप्शन है आपके बीच दोस्तों यहाँ पे देखेंगे ध्वनि संरचना की दिशा में परिवर्तन करके। तो यहाँ पे जो इसका सही उत्तर हो जाने वाला है, किसको हम परिवर्तित करके दोस्तों ध्वनि की गति को परिवर्तित नहीं कर सकते हैं, तो ये आप सही से इसका उत्तर लगा पाएंगे, जो आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन नंबर सी में। और सी में दोस्तों आप देख पाएंगे कि वायु की दाब है, वायु की दाब में यदि हम परिवर्तन कर दें तो ध्वनि की गति में कुछ परिवर्तन नहीं होने वाला है और इस प्रकार से आपका यही सही हो जाने वाला है। तो चलते हैं, 9वां प्रश्न आपके बीच आ चुका है और ये पूछ रहा है दोस्तों कि इनमें से पैरामैग्नेटिक कौन है। पैरामैग्नेटिक के बारे में आप जानते होंगे दोस्तों, ये जो होता है पैरामैग्नेटिक कौन सा है ये चीज आपको बताना है। पहला ऑप्शन है Cu, दूसरा है Cu+, तीसरा है Mg2+ और चौथा है H2। और यहाँ से इसका क्या सही हो जाने वाला है पैरामैग्नेटिक के बारे में ये चीज आप बता दीजिए। यदि आप दोस्तों ऑप्शन नंबर सी के साथ गए होंगे, मतलब Mg2+ के साथ, तो आप बिल्कुल सही हैं और ये इसका राइट आंसर हो जाने वाला है। तो चलते हैं अब आपको लेकर के 10वें प्रश्न के साथ, और यहाँ पे 10वां प्रश्न आ चुका है दोस्तों। इसमें पूछा है कि रासायनिक दृष्टि से सिंदूर क्या है। भाई साहब रासायनिक दृष्टि से पूछा गया है ये क्वेश्चन, कई बार अलग अलग तरीके से, मतलब उसका भाषा अलग होता है पूछने का, लेकिन उसका सही आंसर यही होता है। क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन आपके बीच है कि कैल्शियम कार्बोनेट, दूसरा है दोस्तों पोटेशियम नाइट्रेट और तीसरा है मर्क्यूरिक सल्फाइड और चौथा है सोडियम क्लोराइड। यहाँ पे बता दीजिए दोस्तों कि सिंदूर जो है उसका रासायनिक नाम क्या है, सीधा सा ये कह सकते हैं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाने वाला है वो होगा आपके बीच मर्क्यूरिक सल्फाइड, और आप देख पाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में है और ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको ऐसे ही याद रखेंगे कि मर्क्यूरिक सल्फाइड जो है वही है सिंदूर का रासायनिक नाम। इस प्रकार से 10वां भी हमारा सही हो चुका है। 11 नंबर प्रश्न आपके बीच है और इंतजार कर रहा है आपके उत्तर का। और ये दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन आपके बीच है कि आदर्श गैस नियम के अनुसार गैस का ग्राम अणुक आयतन कितना होता है। दोस्तों आदर्श गैस के बारे में आप जानते हैं और इसका जो नियम होता है उसके अनुसार बता देना है कि गैस का ग्राम अणुक आयतन कितना होता है। पहला क्या है RT/PVG और दूसरा क्या है RT/P और तीसरा है RT/V और चौथा है दोस्तों 22.4 लीटर। तो यहाँ से इसका जो सही उत्तर होगा आप जानेंगे कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाने वाला है। और ये दोस्तों आप देख पाएंगे कि 22.4 लीटर यही इसका सही उत्तर है। चलते हैं 12 नंबर प्रश्न आपके बीच है कि CaO में द्रव्यमान के अनुसार Ca और O का अनुपात क्या है। Ca और O का अनुपात पूछा है दोस्तों, किसमें CaO में, किसके अनुसार से, तो द्रव्यमान के अनुसार से पूछा है। तो इसका ऑप्शन जो है पहला 8:3 है, दूसरा है 3:8 और तीसरा है 5:2 और चौथा जो है दोस्तों 2:5 है। तो यहाँ पे आप इसका जो सही उत्तर करेंगे ये क्या होगा, जल्दी से आप कमेंट में छाप दीजिए और आपका देखते हैं कि आप जो सेलेक्ट किए हैं वो आपका सही होने वाला है कि नहीं। और यदि दोस्तों आप ऑप्शन नंबर सी के साथ गए होंगे तो आप बिल्कुल सही है, मतलब क्या होता है 5:2 के अनुपात में होता है। क्या क्या, तो Ca और O का अनुपात 5:2 होता है। चलते हैं दोस्तों आपको आगे लेकर के, और ये है हमारा 13 नंबर प्रश्न और इसमें पूछा है कि एक स्टैंडर्ड पर्सनल कंप्यूटर में स्टार्ट मेनू क्या है। स्टार्ट मेनू के बारे में पूछा है दोस्तों, किसमें, एक स्टैंडर्ड पर्सनल कंप्यूटर में स्टार्ट मेनू के बारे में पूछा है। और यह स्टार्ट मेनू होता क्या है, तो ऑप्शन आपके बीच है हार्डवेयर का हिस्सा होता है, दूसरा है एक ऑप्शन और कमांड का सेट है, तीसरा है कुछ
नहीं, केवल स्टेटस बार है। और चौथा है दोस्तों नेटवर्क से संबंधित है। तो क्या हो जाने वाला है यहाँ पे बता दीजिए, स्टार्ट मेन्यू। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाने वाला है दोस्तों, आप इसको सही कर पाएंगे। बी में है दोस्तों एक ऑप्शन और कमांड का सेट होता है और यही इसी को कहा जाता है दोस्तों स्टार्ट मेनू। तो आप बी के साथ गए होंगे। चलते हैं आपको लेकर के 14 नंबर प्रश्न के साथ। और यहाँ पे पूछ रहा है कि भू अस्थायी उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, कितने दिनों में लगाता है ये बता दीजिए। क्या बोला है, भू अस्थायी उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर कितने दिन में लगाता है। पहला ऑप्शन है 12 घंटे में, दूसरा है 24 घंटे में, तीसरा है 36 घंटे में और चौथा है 48 घंटे में। तो यहाँ पे आपको जो सही उत्तर देना है वो आप देंगे दोस्तों। आप यहाँ पे लगाएंगे 24 घंटे में लगाता है, तो यही इसका सही उत्तर होगा जो आपको ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है। और इस प्रकार से ये हमारा सही हो चुका है। 15 नंबर प्रश्न आपके बीच यहाँ पे है दोस्तों कि रेडियोधर्मी अक्रिय गैस क्या है। और रेडियोधर्मी अक्रिय गैस के बारे में आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि ये क्या होता है। और ऑप्शन आपके बीच है एक्सी जिसको कहते हैं जेनॉन, दूसरा है एचई जिसको कहते हैं हीलियम और तीसरा है एनई जिसको कहते हैं नियॉन और चौथा है दोस्तों आरएन जिसको कहते हैं रेडॉन। और इसका जो दोस्तों एटॉमिक नंबर होता है वो क्या क्या होता है जल्दी से बता दीजिए। तो जेनॉन जो है दोस्तों इसका जो होता है ये होता है 54 और हीलियम को तो आप जानते हैं 2 होता है और नियॉन का जानते हैं दोस्तों 10 होता है और यहाँ पे रेडॉन का जो होता है वो हमारा होता है 86। तो यही हमारा क्या है एटॉमिक नंबर है इसका। तो चलते हैं इसका जो सही उत्तर होगा रेडियोधर्मी अक्रिय गैस क्या है, तो आप इसका सही उत्तर जो लगाएंगे वो आपके बीच हो जाने वाला है। क्या होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, मतलब क्या है रेडॉन, और यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो आप इसको ऑप्शन नंबर डी को सही कर पाए होंगे। चलते हैं 16 नंबर प्रश्न आपके बीच है कि किसी तार की प्रतिरोधकता निर्भर करती है। भाई साहब तार में क्या होता है, प्रतिरोधकता होता है, लेकिन वो निर्भर किसके ऊपर करेगा कि कम होगा या ज्यादा होगा ये बता दीजिए, लंबाई पर या फिर पदार्थ पर, तीसरा है क्रॉस सेक्शन एरिया पर और चौथा है कोई नहीं। तो आप बताइए कि प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करती है कोई भी तार का। तो यहाँ से दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या हो जाने वाला है ऑप्शन नंबर बी, मतलब पदार्थ पर निर्भर करता है। तो आप इसका सही उत्तर यही लगाए हैं। क्या है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका 16 नंबर प्रश्न भी सही हो चुका है। 17 नंबर प्रश्न है यहाँ पे कि भारत में स्थापित पहला वाणिज्यिक परमाणु संयंत्र कौन सा है। और दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे कि पहला जो वाणिज्यिक परमाणु संयंत्र है इसके बारे में पूछा है और इसका जो सही उत्तर आप लगाएंगे आप जानते हैं दोस्तों तारापुर है। तो देखते हैं कहां पे तारापुर किस ऑप्शन में दिया है और जहां पे हम उसको ही टिक करेंगे। पहला में है केगा, दूसरा में है तारापुर। भाई साहब तो यहाँ पे मिल गया हमको और इसको हम टिक करके आगे बढ़ जाएंगे क्योंकि हमें पता है 100% पता है दोस्तों कि बी मतलब तारापुर में ही क्या है पहला वाणिज्यिक परमाणु संयंत्र स्थापित है। तो इस प्रकार से ये हमारा सही हो चुका है। 18 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है दोस्तों कि केकटस में सूल किसका रूपांतरण है। भाई साहब केकटस में सूल के बारे में पूछा है कि किसका रूपांतरण है। तो ये आप बता दीजिए, पहला है थाना, दूसरा है अनुपम, तीसरा है पत्ते और चौथा है कलियां। और केकटस में जानते हैं दोस्तों सूल मतलब कह सकते हैं कांटा, कांटा किसका रूपांतरित रूप है। तो ये जो होता है वो हमारा पत्ते का होता है। तो 18 का जो सही उत्तर होगा ये हमारा क्या हो जाने वाला है सी। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों रेगिस्तानी एरिया जो होता है वहां पे जो पौधे होते हैं वो जो दोस्तों कैक्टस के नाम से जाना जाता है। तो उसके पत्ते जो होते हैं वो सूल मतलब कांटे के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और इस प्रकार से हमारा ये भी सही हो चुका है। और 19वां नंबर प्रश्न आपके बीच है और पूछ रहा है दोस्तों कि कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त रेडियो आइसोटॉप है। कौन सा आइसोटॉप है जो कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त है ये बताना है। तो आप इसका भी सही उत्तर लगाएंगे, लेकिन हम आपको ऑप्शन दे देते हैं P30, दूसरा है C14 और चौथा है दोस्तों CO60। और यहाँ पे दोस्तों चौथा जो ऑप्शन है वो है P32। और इसका जो सही उत्तर हो जाने वाला है आप जानते हैं कि कोबाल्ट 60 जो होता है उससे कैंसर का उपचार भी किया जाता है। तो ये चीज आप देखेंगे, लेकिन कोबाल्ट 60 है कहाँ, तो CO60 आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन नंबर सी में और यही इसका राइट आंसर हो जाने वाला है। तो आप दोस्तों याद रखिएगा कि कोबाल्ट 60 से कैंसर का उपचार किया जाता है। तो चलते हैं अब आपको लेकर के 20वें नंबर प्रश्न की ओर। और यहाँ से दोस्तों इस सेशन का ये 20वां नंबर प्रश्न है और इसमें पूछ रहा है कि यूरिया किसके द्वारा रक्त में से पृथक किया जाता है। दोस्तों रक्त में ये पृथक कहाँ पे होता है यूरिया, ये चीज बताना है और किसके द्वारा होता है ये बताना है। पहला क्या है यात है, दूसरा अमाशय है, तीसरा प्लीहा और चौथा है गुर्दा। और जहां से दोस्तों ये यूरिया का अलगाव होता है मतलब पृथक होता है, अलगीकरण होता है, वो क्या है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे सही हो जाने वाला है, मतलब गुर्दा। और यहीं से दोस्तों क्या होता है अलग होता है, क्या चीज
यूरिया। तो यहाँ से आप इसका भी सही उत्तर कर पाए होंगे। 21 नंबर प्रश्न आपके बीच है और फिलहाल आप भी इसका उत्तर बता दीजिए। और यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से सबसे बड़ा पंछी कौन सा है, और सबसे बड़ा पंछी के बारे में पूछे दोस्तों तो आप उसका सही उत्तर तो लगाए होंगे, क्योंकि आप इस क्वेश्चन को कई बार सॉल्व भी किए होंगे। पहला है मोर, दूसरा है टेक्विन, और तीसरा है जो शुतुरमुर्ग, और चौथा है ईमू। और इसका जो सही उत्तर होगा वो शुतुरमुर्ग होगा, क्योंकि आप जानते हैं ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाने वाला है। और यही हमारा क्या है, सबसे बड़ा पंछी है। तो इस प्रकार से आपको लेकर के चलेंगे 22 नंबर प्रश्न के साथ। और यहाँ पे पूछ रहा है कि हेमिकॉर्डेटा में उत्सर्जन किसके द्वारा होता है। और दोस्तों ये आप जानते होंगे हेमिकॉर्डेटा जो होता है उसमें उत्सर्जन के द्वारा बारे में पूछा है कि किसके द्वारा होता है। और क्वेश्चन इसका ऑप्शन जो दिया हुआ है इसमें है कोशिका गुच्छ, दूसरा है प्राकवृक, और तीसरा है मध्यवृत्त, और चौथा है दोस्तों पश्चवृक। और किसके द्वारा होता है यहाँ पे उत्सर्जन, ये चीज बता देना है किसमें दोस्तों, हेमिकॉर्डेटा में। और इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ये होगा, मतलब कोशिका गुच्छ के द्वारा होता है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे कि कोशिका गुच्छ के द्वारा ही हेमिकॉर्डेटा में उत्सर्जन होता है। तो चलते हैं आपको लेकर के 23वें नंबर प्रश्न। और यहाँ पे पूछ रहा है दोस्तों कि बहुप्रयोग प्लास्टिक की पानी की बोतलें किसकी बनी होती है। बहुप्रयुक्त मतलब दोस्तों जिसको बार बार प्रयुक्त भी कर सकते हैं, जो पानी की बोतलें आप ट्रेन वगैरह में बिकते हुए देखे होंगे, वो किस चीज़ का बना होता है ये चीज़ बता दीजिए। पहला है बेकलाइट, दूसरा है दोस्तों पोलोस्टाइल, तीसरा है पॉलीथीन, और चौथा है सिलिकॉन। और इसमें से कौन सा राइट आंसर होगा ये आप जल्दी से कमेंट में जाकर के बता दीजिए। राइट आंसर जो इसका होगा दोस्तों वो हम आपको बता देते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाने वाला है, जो आपको दिख रहा है पॉलीथीन, और यही इसका राइट आंसर होता है, वो पॉलीथीन का बना होता है। तो ये आप देख पाएं और सीख पाएं। चलते हैं 24 नंबर प्रश्न के साथ। और यहाँ पे पूछ रहा है कि खाद्य श्रृंखला में सबसे निचला स्तर कौन सा होता है। दोस्तों इस क्वेश्चन को हम सबसे लो मतलब क्या कहेंगे, लॉलीपॉप में रखेंगे, क्योंकि ये हमारा क्या है, सिंपल सा प्रश्न है। पूछा है दोस्तों कि खाद्य श्रृंखला में सबसे निचला स्तर कौन सा होगा। और यहाँ पे पहला ऑप्शन है उपभोक्ता, दूसरा उपभोक्ता, और तीसरा है उत्पादक, और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप जानते हैं दोस्तों कि खाद्य श्रृंखला में सबसे पहले उसका उत्पादन होता है, उसके बाद ही ये जाता है उपभोक्ता के पास, उसके बाद जाता है दूसरा उपभोक्ता के पास। तो यहाँ पे सबसे जो निचला है वो क्या होगा, हमारा उत्पादक। तो यहाँ पे क्या हो जाने वाला है, ऑप्शन नंबर सी में हमको दिख रहा है, और यही हमारा राइट आंसर हो जाने वाला है। और इस प्रकार से हमने 24 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया है। और अब हम आपको लेकर के चलते हैं इस सेशन का अंतिम प्रश्न, जो किसी से कम नहीं होने वाला है। और भाई साहब वो भी आपके उत्तर का इंतजार कर रहा है, तो जल्दी से इसका भी उत्तर दे दीजिए। बहुत ही प्यारा सा प्रश्न आपके बीच आ चुका है। और पूछा है कि मसालों में से कौन सा पुष्प कलियों से प्राप्त होता है। भाई साहब इतना लॉलीपॉप प्रश्न कहीं पे पूछा जाए तो आप इसको धड़ाक से लगा पाएंगे। और जैसे ही इसका ऑप्शन नंबर ये देखेंगे दोस्तों आपको नजर आ जाने वाला है लौंग, और आप इसको तुरंत ठोक करके चले आएंगे, क्योंकि आपको समय भी बचाना है और आप इसका सटीक आंसर जान भी चुके हैं। तो ये आपका कंप्लीट हो चुका है 25 प्रश्न। और आपको अब ये बता देना है भाई साहब कि आपने इस 25 प्रश्नों में से कितने का सही उत्तर दे पाए हैं, और कितना प्रश्न आप दोस्तों गलत टिक किए थे ये भी आपको बता देना है। इस 25 प्रश्नों को देख पाए होंगे और इससे बहुत से प्रश्नों को आप सीख पाए होंगे। और दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो दिल से लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से कर दीजिएगा, और अच्छा लगे दोस्तों तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। और दोस्तों आपको इस सेशन को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये सेशन आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। और दोस्तों मैं बता दूं कि इसी प्रकार के हर सब्जेक्ट का अलग अलग सेशन हम लेकर के आते हैं। जो टॉप 10 क्वेश्चन का सीरीज होता है उससे भी आप अपने तैयारी को और बेस्ट कर सकते हैं, तो वहां पे भी जाकर के आप अपने वीडियो को देख सकते हैं। तो हम आपसे लेते हैं विदा और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।